नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी प्राइम डिबेट में। फतेहाबाद के गोरखपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने हरी झंडी दे दी है। समिति ने कुछ शर्तों के साथ परियोजना को शुरू करने की सिफारिश की है। नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों को मुआवजा, उनका पुनर्वास और कुछ सुरक्षा मानकों के पालन को पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने जरूरी बताया है। फतेहाबाद के गोरखपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की सिफारिश केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने कर दी है। परमाणु संयंत्र लगाने से पहले पर्यावरण मंत्रालय की हरी झंडी के लिए मंत्रालय की ये समिति स्थितियों की समीक्षा का काम करती है। इस समिति ने फतेहाबाद के गोरखपुर में 23,502 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना की शर्तों के साथ मंजूरी देने की सिफारिश की है। बकौल समिति, किसानों को मिलने वाले मुआवजे का विस्तृत ब्यौरा मिलना चाहिए, बल्कि पुनर्वास की क्या परियोजना है इसकी भी विस्तार से जानकारी मुहैया करानी होगी। वहीं इस परियोजना के तहत नए भूमि अधिग्रहण विधेयक के प्रावधानों को अमल में लाया जाए और भूमिहीन मजदूरों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। समिति ने पर्यावरण मंत्रालय के हरी झंडी के लिए NPCIL को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से मंजूरी लेने के बाद ही किसी तरह के निर्माण की सिफारिश की है। वहीं समिति ने प्लांट की जगह के आसपास जरूरी एहतियाती कदम उठाने की भी सिफारिश की है, जैसे गैस प्रदूषण की रेगुलर मॉनिटरिंग, हवा में रेडियोएक्टिव की नियमित जांच, साथ ही पानी में भी रेडियोधर्मी पदार्थों की नियमित जांच की सिफारिश की गई है। कहा गया है कि AERB के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जांच और निगरानी में रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाने चाहिए। जयंती नटराजन के पर्यावरण मंत्रालय से इस्तीफा देने के कुछ ही दिनों बाद नए पर्यावरण मंत्री वीरप्पा मोइली को अब इस पर आखिरी फैसला लेना है। जब वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL को मंजूरी देंगे, तब जाकर फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में 2800 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम शुरू हो सकता है। लेकिन इस परमाणु संयंत्र का विरोध होता रहा है और किसान अपनी जमीन के अधिग्रहण के लिए लगातार संघर्ष कर चुके हैं। तो क्या गोरखपुर का जो परमाणु प्लांट है उसके लगने से वहां का पर्यावरण सुरक्षित रहेगा? इसी पर आज हमारी चर्चा है। फोन लाइन पर हमसे जुड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता वेद प्रकाश विद्रोही जी। वहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ है भारत भूषण जी, जो कि भाजपा के किसान नेता है। सुमन मोर जी हैं हमारे साथ, जो कि पर्यावरण मामलों की जानकार है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगी कि क्या कांग्रेस सरकार इस मांग को पूरा करने में असक्षम थी कि किसानों की जो जमीन है वो ना लेकर, बल्कि जो दूसरी प्रस्तावित जमीन थी किसानों के द्वारा एक बंजर जमीन पर लगाने की बात कर रहे थे, वो नहीं मान पाई कांग्रेस? देखिए, नमस्कार पहले तो सभी को। जी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये परमाणु जो संयंत्र लगाने का मामला था, ये विगत 30 वर्षों से चल रहा था। जी। पहली बार ये मामला 1984 में भजनलाल सरकार ने रिकमेंड किया था। जी। उसके बाद 1987 में चौधरी देवीलाल जी की लोकदल सरकार बनी, तो 1988 में उन्होंने भी इसी जगह परमाणु संयंत्र लगाने की अनुशंसा की। जी। उसके बाद दोबारा कांग्रेस की 91 में सरकार बनी, तब कांग्रेस सरकार ने भी गोरखपुर में ही भजनलाल जी ने इसको लगवाने की बात कही। बंसीलाल जी की सरकार बनी 96 के अंदर, तो बंसीलाल जी ने भी इसी स्थान पर लगाने की बात की। श्री चौटाला जी की जब 1999 में सरकार बनी, तो 2000 में उन्होंने भी इसी जगह लगाने की बात की। और जब 2005 में कांग्रेस की सरकार आई, तो दोबारा से हमने इसी जगह लगाकर इसकी सारी प्रक्रिया को पूरा कर दिया। तो इसका विरोध करने वाले 3 तरह के लोग हैं। एक है सैद्धांतिक लोग, वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि परमाणु संयंत्र इस देश में लगने ही नहीं चाहिए, ये हानिकारक है और समाज हित में और देश हित में नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जो राजनीतिक कारणों से विरोध कर रहे हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो किसानों के मुआवजा और विस्थापन और पुनर्स्थापना के मामले को लेकर विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। तो आपको इस सारी प्रक्रिया को समझने के लिए इन 3 भागों में विरोध को बांटना पड़ेगा। किसानों ने विरोध किया, सुन लीजिए, किसानों ने विरोध किया और लंबे समय तक उनका आंदोलन चला। जब उनके मुआवजे का मामला सेटल हो गया, तो आज सभी किसानों को मुआवजा ले लिया और किसानों के अंदर कोई विरोध नहीं है। जी विद्रोही जी हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है, भाजपा के किसान नेता है भारत भूषण जी। उनसे जान लेते कि कितना इत्तेफाक रखते हो वो आपकी इस विचार से। जी, भारत भूषण जी कह रहे हैं जो विरोध है वो शांत हो चुका है, किसानों में कोई रोष नहीं है। नहीं जी, किसान कब तक विरोध करते रहेंगे? जी, इतना विरोध
किसानों ने किया, सरकार के पास सब प्रकार के हथकंडे हैं जी। सरकार जो है उनको फेल कर दिया जी। वो हार थक कर बैठ गए, उनकी मजबूरी थी जी। बहुत से किसान जो धरने प्रदर्शन पे थे, एक दो किसानों की मृत्यु भी हुई थी धरना प्रदर्शनों के दौरान, तो जी तो यदि किसान हर तक, एक किसान की सीमा है वो कितना विरोध करेगा। सरकार, कोई भी सरकार है, वो सरकार जो है ना हर प्रकार के हथकंडे अपनाती है जी। और वो हथकंडे इस सरकार ने भी अपनाए जी। तो अभी जो ये कह रहे हैं कांग्रेस के विद्रोही जी की जो रोष है वो किसानों में नहीं है, आपको लगता है कि भाजपा के हाथ से ये मुद्दा खत्म हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही किसानों के हित में रही जी और आगे भी रहेगी। रही दूसरी बात, अब मैं विद्रोही जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि अपने हरियाणा में और भी थर्मल प्लांट है, क्या वो सारे ठीक प्रकार से चल रहे हैं कि ये नया लगाने की जरूरत पड़ रही? पहले जो पुराने लगे हुए उनको तो ठीक प्रकार से चलाइए। भाजपा का रुख जानना चाहेंगे कि अब जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने हरी झंडी दी है कि कुछ शर्तों के साथ इसे शुरू किया जा सकता है, भाजपा क्या कहेगी? भाजपा, देखिए भाजपा तो यह है कि सबसे पहले तो वहाँ के किसानों के हित सुरक्षित होने चाहिए जी। और जिन लोगों किसानों की जमीन रिक्वायर हुई उनको तो मुआवजा मिल गया जी। लेकिन उसके साथ जो उसके साथ लगते किसान है जिनकी जमीन रिक्वायर नहीं, क्योंकि उनके ऊपर भी असर पड़ेगा जी। पुनर्वास की जरूरत होगी उनको। हाँ, उनको पुनर्वास की जरूरत है। जो किसान है, जो भूमिहीन किसान भी है, जो दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर यानी सरकार को पूरा उससे गहराई से सोचकर विचार करके जी फैसला जी। लेना तो चाहिए। आपको संतुष्टि नहीं है ये जो समिति की सिफारिशें आई हैं, भाजपा इससे संतुष्ट नहीं है? एक पर्यावरण मामलों की जानकार होने के नाते सुमन जी आपसे जानना चाहेंगे कि पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने हरी झंडी दी है, आप कैसे देखते हैं कि जो गोरखपुर की जगह है वहाँ पर पर्यावरण को बताते हैं कि 3 फसल होती है साल में वहाँ पर, और जो पशु पक्षियों का भी वो एक अच्छा इलाका माना जाता है, गढ़ माना जाता है, वहाँ आबादी भी काफ़ी है, किस तरह से देखती हैं आप कि वहाँ पर संयंत्र लगाना उचित रहेगा? मैं इस बारे में एक बात बहुत जो ज़रूरी है वो कहना चाहूँगी। जो हमारा पर्यावरण क्लियरेंस मिलता है, एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलता है, जब कमेटी बैठती है उसमें हम ये सारी एस्पेक्ट्स को ध्यान देते हैं कि साइट कैसी है, वो साइट उसके लिए सुटेबल है भी कि नहीं है, उसका एनवायरमेंट पे इफेक्ट क्या होना है, उन सारे एस्पेक्ट्स को हम ध्यान में देते हैं। उसके बाद ही कमेटी अपनी सिफारिशें देती हैं। अगर किसी स्टेज पे हमें लगता है कि हाँ इसका कोई इफेक्ट हो सकता है तो कमेटी उस चीज़ को कंडीशंस के साथ देती है कि ये इफेक्ट होने के संभावनाएं हैं और आप पहले से ही इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब रही बात जैसे कि इनमें बेसिकली एनवायरमेंट क्लियरेंस देने से पहले उन्होंने बोला है कि बेसलाइन मॉनिटरिंग करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम एनवायरमेंट की सारी एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं कि वाटर का लेवल क्या है, एयर का लेवल क्या है, फौना फ्लोरा सारी किस किस तरह की है और कौन सी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम उसकी स्टडी करते हैं प्लांट को लगाने के बाद, सो दैट वी कैन सी कि उसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट होने की संभावनाएं हैं तो उसके ऊपर हम एक चेक रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए एनवायरमेंट क्लियरेंस जो हमारी कमेटीज बनी हुई हैं वो उनका मकसद ही ये है कि उसका किसी भी तरह से किसी भी यू कैन से कि ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट ना आए, एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट ना आए, हमारी क्रॉप्स के ऊपर इफेक्ट ना आए। तो अगर हम पर्टिकुलर उस जगह की बात करें गोरखपुर जहाँ पर ये प्लांट लगाया जाने वाला है, वहाँ के बारे में आप क्या रखती हैं? वहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि 3 फसल होती है एक साल में जी, तो वहाँ के लिए ये सही रहेगा ये प्लांट? देखिए, जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं तो हम साइट फिजिबिलिटी स्टडी डिटेल में करते हैं, उसके बाद ही उस साइट को सिलेक्ट किया जाता है। जी। ऐसा नहीं है कि अगर वो साइट सुटेबल नहीं है और उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर हमें मना कर देती है कि इस चीज़ पे हम नहीं कर सकते तो क्लियरेंस उसको मिलनी ही नहीं है, तो वो उसी स्टेज पे रुक ही जाएगा। जी। तो विद्रोही जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो फैसला है वो नए जो पर्यावरण मंत्री बने हैं वीरप्पा मोइली उन पर आ टिका है, और क्या लगता है कि कितनी जल्दी कांग्रेस सरकार की ओर से जो आखिरी फैसला है आ जाएगा? देखिए, सैद्धांतिक रूप से ये फैसला हो चुका है कि इस संयंत्र को लगाने की मंजूरी दे दी जी। 3 जनवरी को शायद प्रधानमंत्री जी को इसका उद्घाटन भी करना था जी, शिलान्यास भी करना था, परंतु शायद मैं कह नहीं सकता कि उनका प्रोग्राम फाइनल हुआ है नहीं हुआ है। जी खबरें आई थी, अपुष्ट खबरें आई थी, लेकिन अभी फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, मैं कह नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ ना जी। ये विगत 30 वर्षों से बड़ा सोच समझकर सभी चीजों को अध्ययन कर
उसके बाद ये परमाणु संयंत्र लगा है। भाजपा के साथी जो भारत भूषण जी कह रहे थे, उनको मैं कहना चाहूंगा कि वो राजनीति के लिए विरोध कर रहे हैं। वो 3 सरकारों में शामिल रहे हैं, चौधरी देवीलाल जी की 1987 की सरकार के अंदर, चौधरी बंसीलाल जी की 1996 की सरकार के अंदर, और चौटाला जी की 99 की सरकार के अंदर। और इन तीनों सरकारों ने ही इस संयंत्र को गोरखपुर में ही लगाने की अनुमति प्रदान की थी। अब जहाँ तक पुनर्वास का ताल्लुक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो भी निर्देश दिए गए हैं कि नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत पुनर्वास हो, भूमिहीन मजदूरों का भी पुनर्वास हो, बिल्कुल साथ लगती है उन पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, उनका भी ध्यान रखा जाए। और पूरी अभी तो 2 चरण और लेने, ग्रीन क्लियरेंस लेनी है लेकिन ये फेज वाइज है और मुझे लगता है जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है वो पूरी हो जाएगी। हाँ, पूरी निश्चित रूप से हो जाएगी और हम किसानों को पूरे रूप से उनका पुनर्वास करेंगे, पूरा मुआवजा देंगे। और क्या जो विद्रोही विद्रोही जी भारत भूषण जी से जान लेते हैं, क्या जो वो आप कह रहे हैं कि मुआवजा पूरा मिलेगा किसानों को, लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड्स है वो मुआवजे के रिकॉर्ड्स जो हम बताते हैं वो किसी भी किसान को मुआवजा उचित नहीं मिला, भाजपा क्या कहेगी? अभी तक मिला नहीं तो अभी मिलेगा ना तो उसमें देरी क्यों है? जो भी देना है सरकार ने देना है किसानों को, उनको जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो इसमें देर क्यों कर रही है लोग? लेकिन पहले भी बहुत जगह जमीन अधिग्रहण किया है सरकार ने, लेकिन जो मुआवजा मिला उसे किसान खुश नहीं है। कई जगह उन्होंने आत्महत्या की धमकी दी है, बल्कि 1-2 जगह से आत्महत्या की खबरें भी आ चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा है जी, ये किसान के जो है ना मुश्किल को, जो उसकी समस्या को वो नहीं समझते कि किसान को 2-3 किस्तों में पैसा देते हैं, वो पैसा उसका बढ़ जाता है ना। एक किसान के लिए जमीन उसकी माँ होती है और वो छीना जाना, क्योंकि अगर जो भी देना है किसान को एक टाइम में दे दो, उससे वो अपने आगे जमीन खरीद ले, जो भी कर ले। अब किस्तों में ये पैसा देते हैं, वो किस्तों में पैसा उसका ऐसे खर्च हो जाता है यानी उससे किसान की जमीन भी चली जाती है और पैसा भी चला जाता है। वो कहीं का नहीं होता, वो जानना चाहेंगे वो जमीन जिसके बारे में किसान जो समिति है वो भी और भाजपा भी प्रस्तावित कर रही थी, वो जमीन बंजर भूमि है और वहां पर क्यों नहीं संयंत्र लगाया जा सकता? क्या वहां की जो रीडिंग है वो नहीं हो सकती थी? भाजपा ने मांग क्या जोर शोर से नहीं उठाया कि मांग कहीं ना कहीं दबती हुई नजर आ रही है? नहीं, भाजपा ने हमेशा किसानों को पूरा जोर शोर से हमने मांग उठाई है। किसानों के हित में भाजपा ने एक नहीं बहुत ऐसे आंदोलन है जो चला रहे हैं, हम अब भी चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और जहाँ भी भाजपा की सरकारें जिन प्रदेशों में उनमें अच्छा रुझान आ रहा, परंतु अपने हरियाणा के जो हुड्डा साहब कहते हैं कि मैं किसान हित का नेता हूँ, बड़े अफसोस की बात है। एक गोरखपुर ही नहीं, हरियाणा में अलग अलग जिलों में भी देख लो, चाहे वो मेरा पंचकुला जिला के अंदर देख लो, वहाँ पे जो मुआवजा दिया सबसे कम मुआवजा दिया कलेक्टरेट, और कलेक्टरेट को तय करता है, सरकार तय करती है, ये तो किसान तय नहीं करता। तो इस प्रकार जो है ना, ये कहना है कि हम सबसे ज्यादा देश में रेट दे रहे हैं, विद्रोही जी अगर आप सुन रहे हैं भारत भूषण जी को तो क्या जवाब देना चाहेंगे? भारत भूषण जी को जानकारी नहीं है किसानों को प्रारंभ में कम का विरोध था, 78 लाख रुपए प्रति एकड़ के आसपास मुआवजा किसानों ने उठा लिया है और उस पर कि अगर नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत नया मुआवजा देना होगा वो भी हम देंगे। और भारत भूषण जी को पता होना चाहिए कि इनके शासन की तुलना में 8 से 10 गुना ज्यादा मुआवजा हरियाणा में किसानों को मिल रहा है। विद्रोही जी तुलना तो करें। विद्रोही जी फिलहाल ब्रेक का वक्त हो गया, लौटेंगे तो चर्चा जारी रखेंगे। सुमन जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, साइट क्लियरेंस जो समिति ने की है, ये शायद विदेशों में भी होती है, इसी व्यवस्था के तहत परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं, लेकिन हादसे जो हुए हैं, जो हम रिकॉर्ड्स देखे, वो हमें डरा देते हैं। यूक्रेन की बात करें 1986 में हुआ था वो, फिर जापान का जो हादसा है वो हमारे जहन में सबसे ज़्यादा ताज़ा है, लाखों मौतें हो चुकी हैं। और फिर भी अगर हम सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो क्यों भरोसा करें, कुछ भी गलत हो सकता है। बिल्कुल आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अगर मैं बात करती हूँ परमाणु वाले जापान का एपिसोड है, ये नेचुरल फैक्टर की वजह से हुआ है, तो सुनामी की वजह से, और इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल सिर्फ ह्यूमन मेड एरर्स पे ही है। जो बाकी चेर्नोबिल है, ये है
ह्यूमन मेड एरर है बेसिकली। अब इन चीज़ों को टेक्नोलॉजी के साथ हम इम्प्रूव कर रहे हैं, मोर टेक्नोलॉजिकल हम कर रहे हैं ताकि हम उन चीज़ों को अवॉइड कर सकें, मोर सेंसर्स हम यूज़ कर रहे हैं, प्लस मोर सेफ्टी नॉर्म्स अब आ गई हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, ताकि हम इन सब चीज़ों को हर स्टेप पे ध्यान रखते हैं। एनवायरमेंट क्लियरेंस की जो कमेटी है वो इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में स्टडी करती है और उनके अल्टरनेट मिटिगेशन मेजर सबको देखती है और उसके बाद ही तो आप जब इन मामलों पर रिसर्च करती हैं तो आपको कहीं लगता है कि जो हमारे देश में जो सिक्योरिटी मेजर्स या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो काफ़ी हैं इस तरह, ताकि हम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की बात करें, इतने महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, उसे पूरा कर सकेंगे? देखिए, इस बारे में मैं एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो कहना चाहूँगी। आज की डेट में हमारा जो डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी बहुत अच्छा कर रहा है और ऐसा नहीं है कि वो करके वहाँ पे रुक गया। हर स्टेज पे, हर स्टेप पे वो और रिसर्च करते हैं और उन टेक्नोलॉजीज़ को और इम्प्रूव करते हैं। और उसके अलावा वो मिटिगेशन मेजर्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि एक पब्लिक हेल्थ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इस चीज़ को इतना लाइटली नहीं लिया जाता है। और ये पार्ट हमारी इन्वायरमेंट क्लियरेंस में भी बहुत ध्यान रखा जाता है। ओवरऑल हम स्टडी करते हैं कि इन्वायरमेंट पे इफेक्ट ना आए और पब्लिक हेल्थ पे इफेक्ट ना आए। जब हम पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं कि यस इसका किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट नहीं है और इन केस कोई चांसेस ऐसे हैं तो जो मेजर्स लिए जाएंगे वो सफिशिएंट है, उसके बाद ही हरी झंडी दी जाती है। जी विद्रोही जी, जानना चाहेंगे कि ये जो परियोजनाएं है परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की पूरे देश में, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दिल के करीब मानी जाती है, तो क्या ऐसा है कि यूपीए सरकार का कार्यकाल अब खत्म हो रहा है और इसीलिए सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस परियोजना को रास्ता इसका साफ कर दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। यूपीए सरकार प्रारंभ से इस बात से लगी हुई थी कि भारत के अंदर जो बिजली का उत्पादन है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े और उसके लिए हमने बहुत काम किया है। ये जो परमाणु संयंत्र पहला लगेगा, जो एनर्जी का जो हमारा समझौता हुआ है अमेरिका के साथ और पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया था, उसके बाद संयोग से पहला नंबर हरियाणा का लग रहा है। 2 यूनिटें 700 यूनिट की बननी है। तो ये बहुत पहले से चल रहा था, इसका चुनावों से कोई संदर्भ नहीं है। और जहां तक इस देश के अंदर परमाणु संयंत्रों का सुरक्षा का सवाल है, भारत का इतिहास बहुत अच्छा है। भारत के किसी भी परमाणु संयंत्र में आज तक कोई दुर्घटना नहीं घटी है। लेकिन विद्रोही जी, जब हम भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं तो डर लगता है हमें कि कुछ भी गलती हो सकती है और लाखों की आबादी वाले देश में, करोड़ों की आबादी वाले देश में जब कोई दुर्घटना होगी तो जो हताहतों की तादाद है वो ऐसी होगी कि सबका दिल दहल सकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये दुर्घटनाएं होंगी तो स्वाभाविक है, नुकसान ज्यादा होगा। और यूनियन कार्बाइड की घटना थी, इन सभी घटनाओं से सबक लिया जाता है और इन घटनाओं से सबक देखते हुए सुरक्षा की ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरती जाती है। और परमाणु संयंत्र जो गाजियाबाद में लगेगा, एक बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लगेगा और कोई भी दुर्घटना ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। जी, सिक्योरिटी मेजर्स को सीरियसली फॉलो करेगी जो भी समितियां हैं या फिर जो भी संस्थाएं हैं। भारत भूषण जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा जो हरियाणा में मौजूदा थर्मल पावर प्लांट्स है उनमें भी बिजली उत्पादन नहीं हो रहा है। और अब ऐसे में महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र लगाने की बात कर रहे हैं, तो क्या भाजपा अब इस चीज को लेकर आगे बढ़ेगी, विरोध का अब ये तरीका अपनाएगी कि पहले जो मौजूदा जो थर्मल पावर प्लांट है उनको आप ठीक कर लीजिए और उसके बाद नई परियोजनाएं लगाइएगा? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पहले जो अपने थर्मल प्लांट लगे हुए उनको ठीक तरीके से चालू करे जाए, क्योंकि कभी कोई इकाई बंद, कभी कोई इकाई बंद, कभी यमुनानगर वाले थर्मल प्लांट की कोई इकाई बंद, कभी पानीपत वाले की बंद। तो उनको ठीक कर लीजिए, उनको ठीक तरीके से उत्पादन हो जाएगा। अगले भी ठीक है। कई बार खबरें ये भी आई थी कि जो घटिया उपकरण लगाए गए थे और इसी वजह से अनदेखी का शिकार हो गए वो सारे प्लांट। और अब हम क्यों ये भरोसा कर ले कि जो ये नया प्लांट लगेगा वो अनदेखी का शिकार नहीं होगा? बिल्कुल, ये तो एक कहावत ना, आगे दौड़ पीछे चोट वाली कहावत हो रही है जी। पहले जितना काम करे उतना तसल्ली बख्श करे जी। बीजेपी विकास का विरोध नहीं करती। बीजेपी का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जितना काम है तसल्ली बख्शो,
और इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो। जी सुमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस बेल्ट की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पर जो फसलें होती हैं वो एक साल में 3-3 फसलें होती हैं, तो ऐसे में वहाँ पर प्लांट लगाना, पर्यावरण मंत्रालय की ओर से मंजूरी देना, ग्रीन बेल्ट भी है वहाँ पर, और एक ग्रीन बेल्ट को ख़त्म करके उस परमाणु प्लांट के संयंत्र के आसपास ग्रीन बेल्ट विकसित करना कितना उचित है? देखिए, ये सारे मैंने पहले भी इस बात को डिस्कस किया है कि जब हम इन्वायरमेंट क्लियरेंस करते हैं, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी जाती है, उसमें इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है कि कौन सी फसल है, कितनी ग्रीन बेल्ट है, क्या है, उसको क्या अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमें क्लियरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जब तक हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर क्लियरेंस नहीं मिलेगी वो अगले स्टेप पे जाएगा ही नहीं, वो प्रोजेक्ट वहीं पर बंद हो जाएगा, उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलने का फिर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। पर वहाँ की जो हवा है, वहाँ की जो पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो कितना सेफ मानेंगे, और कितना जो वहाँ के आसपास के जो लोग रहेंगे वो कितना सेफ रहेंगे? देखिए, बेसिकली इसमें सेफ्टी के जब हाइड्रोजियोलॉजिकल पार्ट की हम बात करते हैं, हम बेसलाइन प्रिपेयर इसीलिए ही करते हैं कि आज की डेट में अगर वहाँ पर क्या क्या सिचुएशन प्रेजेंट स्टेटस में है, और जैसे ये नहीं है कि प्लांट शुरू हो गया उसके बाद हमने अपनी मॉनिटरिंग खत्म कर दी है, हम विद टाइम मॉनिटरिंग करते रहते हैं और उसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे देखते रहते हैं। किसी भी स्टेज पर ये पाया जाता है कि इसका इफेक्ट हो रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल रहती हैं, और कमेटी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती है कि उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर रहे। एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सेल बनाया जाता है, एक लैब बनाई जाती है, रूटीन में उसकी एयर वाटर की टेस्टिंग की जाती है। जी विद्रोही जी, जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का क्या रुख रहेगा पूरे परियोजना को लेकर, वो कितना समय और लेगी इस परियोजना को शुरू कराने में? देखिए, पहले तो मैं भारत भूषण जी का जवाब दूंगा। जी, हरियाणा का जब निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो हमारी केवल क्षमता 430 मेगावाट बिजली की थी। जी। उसके बाद 2005 तक 29 सालों में विभिन्न सरकारों ने क्षमता को केवल 1487 मेगावाट तक बढ़ाया। जी। और आज हमारी सरकार ने विगत 8 सालों में 4600 मेगावाट के बिजली के थर्मल प्लांट लगाए। मशीन कभी कभी खराब हो जाती है, ये कोई बात नहीं हुई, ये आलोचना के लिए आलोचना करते हैं, जब इनको सत्ता मिलती है फिर करते कुछ नहीं है, केवल बातें करते हैं। और जहां तक इस प्लांट की बात है गोरखपुर की, ये जो इसका पूर्व था ये था कि 2020 तक ये बन जाएगा, लेकिन कुछ लेट हो गया, तो मुझे लगता है कि ये पूरा प्लांट का प्रोसेस 2023-24 के आसपास ये बिजली उत्पादन देना प्रारंभ करेगा। जी, लेकिन जो देरी हुई है उसकी एक वजह ये भी थी कि अमेरिकी कंपनियों की जिम्मेदारी जो चाहते थे भारत सरकार की ओर से वो इनकार होता रहा, और अमेरिकी कंपनियां इस बात पर ऐतराज जता रही थी जो हमारा वहां पर समझौता हुआ अमेरिका के साथ इस पर, और इसी वजह से देरी हुई। यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता उस सूरत में अगर हादसा होता है। नहीं, 2-3 कारण है इसके देरी के। एक तो समझौता होने में 1-2 साल देर लगा जी, 2-3 साल किसानों के आंदोलन की वजह से देर हुआ। हम अपने शेड्यूल से 2-2.5 वर्ष ही पीछे हैं, ज्यादा नहीं है, 2-2.5 वर्ष का ही अंतर है जी। इसको अगर तेजी से काम करेंगे तो कवर किया जा सकता है जी। अब देखने की बात यह है कि आज 2014 के बाद कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां देश में पैदा होती हैं। अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा यूपीए के नेतृत्व में बनती है तो 2020 में ही हम इस योजना को चालू कर देंगे, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। जी, भारत भूषण जी, विद्रोही जी कह रहे थे कि उपकरण कभी कभी खराब हो जाते हैं, इसमें कोई राजनीति करने की बात नहीं है। जी, बात से हम भी सहमत हैं जी, लेकिन जो अक्सर खराब रहे या उसको बंद करना पड़े, कई बार तो ऐसा होता है ज्यादा बिजली की बंद कर दिए जी, या फिर खराबी के लिए कितने एक आध बार की तो बात मानिए, तो हम भी सहमत है। जब पूरा थर्मल प्लांट ही काम करना बंद कर दे फिर क्या कहेंगे? फिर समस्या ना, जैसे अभी पीछे अखबारों में भी खबर आई है, वैसे भी खबर आई कि मशीनरी के अंदर गड़बड़ है जी, उस घोटाला है जी, घोटाला है हाँ, जी तो जी विद्रोही जी, घोटाले की बात कर रहे हैं। जो उपकरण की खरीद की गई थी थर्मल पावर प्लांट की, उसमें घोटाले की बात भाजपा कर रही है। मैंने आपसे कहा कि भाजपा वाले तो बातें बनाते हैं। 40 सालों के अंदर हरियाणा के अंदर केवल 1487 मेगावाट और 8 साल के अंदर हमने 4600 मेगावाट बिजली का उत्पादन अतिरिक्त कर दिया जी। और अगर आप ये देखेंगे जब आप कुछ काम करेंगे तो काम के अंदर कमियां तो विपक्ष निकालेगा, विपक्ष का काम है। और कभी भी थर्मल प्लांट बंद नहीं हुए हैं, मरम्मत के लिए बंद हुए हैं। कहीं कोयले की कमी के कारण पिछले दिनों रेल हड़ताल हो गई थी, कोयला नहीं आ पाया था, तो कई
तकनीकी समस्याएं भी होती हैं। विपक्ष वाले केवल राजनीति करते हैं। जी जी जी। सुमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विदेशों में जो लाखों लोगों की मौत की जो हादसे रहे हैं, भारत को आप कैसे पाती हैं? एक पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो क्या विदेशों की तुलना में जो भारत है, हमारा देश, यहाँ का जो क्लाइमेट है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है? क्लाइमेट सुरक्षित इन विच कॉन्टेक्स्ट? जी, जब हम परमाणु संयंत्र लगा रहे हैं, जब विदेशों में मान लीजिए कि वहाँ पर ज्योग्राफिकल स्टेटस वैसा नहीं था और इस वजह से वहाँ पर हादसे हो गए, लेकिन जब भारत की बात करते हैं तो यहाँ का ज्योग्राफिकल स्टेटस कैसा पाती हैं आप? देखिए, इस बारे में वही मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी आपसे कि ज्योग्राफिकल स्टेटस जब हम प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, हम चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। विदेशों की तुलना में, हर मिनिस्ट्री की अपनी नॉर्म्स होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही हम पूरा लेआउट प्लान करते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। भारत के अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी नॉर्म्स हैं। पानी की ही मैं बात कर लूँ, भारत के अपने मानक हैं, WHO के अपने मानक हैं। तो अकॉर्डिंगली हम मानक प्रिपेयर करते हैं और उन्हीं को हम फॉलो करते हैं, ताकि हम अपनी पब्लिक और एनवायरनमेंट की सेफ्टी को कंसीडर कर रहे हैं। जी, तो जो हादसे विदेशों में हुए, जहां पर लाखों की जान गई, उनके यहाँ पर बिल्कुल भी संभावनाएं, आशंकाएं नहीं है? देखिए, आशंकाएं तो हर जगह रहती हैं, लेकिन हम उन आशंकाओं से कितना सीखते हैं और उस चीज़ को फ्यूचर में कितना उस चीज़ के ऊपर ध्यान दे के इस तरह की आशंकाएं ना हो, उसके ऊपर हम अपनी रिसर्च करें, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें। मेन मुद्दा यही है। और जहाँ तक मुझे लगता है हम इन चीज़ों से सीख रहे हैं और हम इम्प्रूव कर रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं, सभी देश इन चीज़ों से सीख रहे हैं और इन टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके। जी, विद्रोही जी, जानना चाहेंगे कि जो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की बात कही जा रही है, खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं सदन में कि हमारी जो तकनीक है वो सबसे सुरक्षित है। क्या कहेंगे कि वाकई हमें 100%, 100% भरोसा करना चाहिए कि जो तकनीक है देश की वो सुरक्षित है? देखिए, भारत के परमाणु इतिहास अगर आप नजर दौड़ाएं तो हम 100% अब तक कामयाब हुए हैं। हमारे देश में आज तक भी कोई सुरक्षा नहीं हुई है। और हम दुनिया के अंदर जो भी मॉडर्न से मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसको ला रहे हैं। और हम पहला ध्यान सुरक्षा पर होता है। तो मैं तो आश्वस्त हूँ, 100% की कोई दुर्घटना नहीं होगी। और जो हमारा स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, उसके अनुसार भी लगता नहीं है कि हमारे देश के अंदर कोई दुर्घटना हो पाएगी। तो हम तो पूर्णतः इस बात से आश्वस्त है कि कोई दुर्घटना नहीं होगी। और सुरक्षा के मानकों को ठीक रखना और सुरक्षा पर ध्यान रखना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। जी, विद्रोही जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस हमें पूरी तरह से आश्वस्त कर रही है कि किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं होगी। हमारी भौगोलिक स्थिति वैसी नहीं है जैसी उन विदेशों में रही जहां पर ऐसे हादसे हुए जिससे कि लाखों की जान गई, सैकड़ों किसान लेकिन गोरखपुर के परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी उपजाऊ जमीन इस काम के लिए उनसे छीन ली जाए, लेकिन सरकार अपने फैसले को कदम दर कदम आगे बढ़ा रही है। गोरखपुर से ये परमाणु संयंत्र दूसरी किसी जगह शिफ्ट होगा, इसके आसार बिल्कुल नहीं है। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।